Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class second year, you are watching my channel ChemSol by Shinwari. आज हम SN1 मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दो टाइप्स होते हैं। एक को कहते हैं SN1 और दूसरे को कहा जाता है SN2 मैकेनिज्म। ये दो ऐसे मैकेनिज्म्स हैं कि जिनके स्लो स्टेप के अंदर या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर या तो एक मालिक्यूल इन्वॉल्व होता है और या दो मालिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जिसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक स्पीशीज़ या एक मालिक्यूल इन्वॉल्व हो उसको कहा जाता है SN1 मैकेनिज्म, और जिसमें दो इन्वॉल्व हों तो इनको कहा जाता है SN2 मैकेनिज्म। आज हम बात करेंगे SN1 मैकेनिज्म की, लेकिन उससे पहले चंद चीज़ें आपको समझना ज़रूरी हैं। उनमें से एक चीज़ जो है वो है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियोफाइल? दिस इज द स्पीशीज which has electron cloud, which has more electron density, which has a negative charge, and that can attach itself with a nucleus or a partially positive carbon atom। यानी ये ऐसी स्पीशीज़ है कि जब ये किसी मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो उस मालिक्यूल में मौजूद वो जगह जो इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट हो या जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो उसी के साथ ये अपने आप को अटैच करता है। तो या तो इस जैसी स्पीशीज़ के पास कोई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, या उसके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्साइड आयन, ये एक न्यूक्लियोफाइल है इसलिए कि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो हाइड्रोक्साइड आयन अगर आता है और किसी भी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल अटैच इटसेल्फ ऑन दैट कार्बन विच इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोक्साइड आयन के अलावा सपोज कर लें कि क्लोराइड आयन है। क्लोराइड आयन इज आल्सो हैव अ नेगेटिव चार्ज, दैट इज व्हाई दिस विल attach itself with the carbon and that is electron deficient and it will act as a nucleophile। Similarly और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जैसे सपोज करें कि OR नेगेटिव है, ये अल्कोक्साइड आयन है। ये अल्कोक्साइड आयन अगर आता है तो वो ऐसे कार्बन के साथ अपने आप को जोड़ देता है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। तो these are a few examples of nucleophiles। दूसरी चीज जो है उसको कहा जाता है लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप is the group which leaves the molecule and it is generally a negative species। मिसाल के तौर पर अल्काइल हैलाइड है, हमारे पास होते हैं अल्काइल हैलाइड्स। तो आमतौर पर इसमें R पॉजिटिव और X नेगेटिव आयंस बनते हैं। तो ये जो X नेगेटिव आयन है ये हमारा लीविंग ग्रुप है। बाकी जो अल्काइल रेडिकल है, अल्काइल ग्रुप है, उसके साथ ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है, जबकि X जो है ना वो लीव कर जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इस RX के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस R के साथ लग जाता है, ठीक है, और इसमें एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाता है, जबकि X नेगेटिव इसका रिलीज होता है। इसलिए X नेगेटिव को लीविंग ग्रुप कहा जाता है। तो कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब वाक़या होता है उसमें एक इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होता है और दूसरा आउटगोइंग लीविंग ग्रुप होता है। तीसरी चीज जो आपने समझनी है वो है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास जो RX मॉलिक्यूल है दैट इज और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। आमतौर पर जब हम बात करते हैं अल्काइल हैलाइड्स की तो अल्काइल हैलाइड का जो मॉलिक्यूल है उसको कहा जाता है
इसको कहा जाता है अ सबस्ट्रेट, दैट इज कॉल्ड अ सबस्ट्रेट। अब हम एसिड वन मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि व्हाट इज मीन बाय एसिड वन मैकेनिज्म। एसिड वन मैकेनिज्म we take its a general mechanism of SN1। ये कैसे होता है? उसमें ऐसा होता है कि सपोज करें हमारे पास RX एक अल्काइल हैलाइड है। अब चूंकि ये SN1 मैकेनिज्म है तो इसका जो स्टेप नंबर 1 होगा, इसका स्टेप नंबर 1, इसमें RX क्या कर लेगा, ये आयोनाइज हो जाएगा, इससे R पॉजिटिव बनेगा और X नेगेटिव बनेगा। ये हमारा स्लो स्टेप होगा। तो चूंकि स्लो स्टेप में सिर्फ अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है, इसलिए ये एक SN1 मैकेनिज्म है। 1 से मुराद ये होता है कि इसके स्लो स्टेप में सिर्फ एक स्पीशीज इन्वॉल्व है और वो है अल्काइल हैलाइड। जब अल्काइल हैलाइड इसमें आयोनाइज हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है स्टेप नंबर 2, और इस स्टेप में R पॉजिटिव जो है वो न्यूक्लियोफाइल, जो NU नेगेटिव से हम इसको डिनोट करते हैं, इसके साथ एक फास्ट रिएक्शन के जरिए से मिल जाता है और इससे हमें RNU यानी एक प्रोडक्ट जो है ना वो हासिल हो जाता है। तो सच ए मैकेनिज्म इज कॉल्ड SN1 मैकेनिज्म। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये एक 2 स्टेप मैकेनिज्म है। SN1 मैकेनिज्म इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ एक अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, इसी वजह से इसको SN1 कहा जाता है, जबकि और ये स्लो स्टेप होता है। जबकि स्टेप नंबर 2 में जो यहाँ पर बना हुआ R पॉजिटिव आयन है उसके साथ न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर जनरली नेगेटिव चार्ज होता है, एक फास्ट रिएक्शन के जरिए से आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं और हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। सो दिस इज कॉल्ड दी SN1 मैकेनिज्म। अब इसकी कुछ एविडेंसेस हैं, मतलब है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये SN1 है। तो इसकी एविडेंसेस नंबर 1 है काइनेटिक एविडेंस। मतलब ये है कि we check the rate of this reaction. Does it depend upon the concentration of one species or 2 species? So we see that the rate of such reaction is directly proportional to the concentration of alkyl halide, not nucleophile. न्यूक्लियोफाइल के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता और रेट ऑफ दिस रिएक्शन जनरली डिपेंड्स अपॉन ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो चूंकि सिर्फ एक चीज के साथ इसका रेट डायरेक्टली रिलेटेड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये SN1 मैकेनिज्म है। नंबर 2 स्टीरियो केमिकल एविडेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वी सी द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिजल्टिंग स्पीशीज या रिजल्टिंग मॉलिक्यूल या प्रोडक्ट। हम ये देखते हैं कि उसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, आइदर इट हैज़ बीन चेंज्ड और इट हैज़ रिटेन्ड। इसमें यह है कि जो हमारा थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, हमें उसको समझना है। तो सपोज करें कि ये हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है जिसमें R, यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक R लगा हुआ है, ये R2 लगा हुआ है और ये R3 लगा हुआ है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड में जो हैलाइड आयन है वो राइट हैंड साइड पे है, R1 इस तरफ है, ऊपर R3 है और नीचे R2 है। ये मुख्तलिफ ग्रुप्स इनके साथ अटैच्ड हैं। तो अगर हम इसको ड्रा करेंगे और इसका 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें नज़र आएगा कि सपोज कर लें ये, इसको हम सॉलिड बनाते हैं, इससे ये मुराद होता है कि ये R जो है ना हमारी तरफ है या दिस इज अबव दी
व्हाइट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है या ये वाला जो आर है, इसको हम इस तरह डॉटेड लाइन से शो करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो आर ग्रुप है ये इस दीवार के अंदर है या इस व्हाइट बोर्ड के पीछे है, और जबकि ये वाले जो दोनों ग्रुप्स हैं, दीज आर लोकेटेड ऑन द बोर्ड, ये बोर्ड के ऊपर मौजूद हैं। ये इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो जिस वक्त हम इसके साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो हमें देखना ये है कि क्या इसमें एक ही प्रोडक्ट बन जाता है या 2 प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो हमें यहाँ पर नज़र आना चाहिए, और ये एक्चुअल केस भी है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर R3 इधर जो है वो न्यूक्लियोफाइल, इस तरफ हमारा R2, और दूसरी तरफ यहाँ पर हमारा होगा दैट विल बी कॉल्ड R1। एक हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल हूबहू उसी तरह से बना हुआ है जिस तरह की ये पेरेंट कंपाउंड था। इसको कहा जाता है रिटेंशन ऑफ configuration. This is called retention of configuration. जबकि दूसरी तरफ जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि हमारा ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस X के अपोजिट साइड पे लगा हो। कैसे लगा होगा? जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कार्बन है, ये हमारा R3 है जो इसके साथ अटैच था, ये हमारा ये R2 है, और इस तरफ जो है वो है जिसको हम अभी इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज R1। जबकि हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो अपोजिट साइड पे लगा है। आप देख रहे हैं कि X इज ऑन माय राइट हैंड साइड, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल दैट इज ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको कहा जाता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसको कहा जाता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि 50% हमारा ये बना हुआ है और 50% जो है वो हमारा इन्वर्टेड मॉलिक्यूल बना हुआ है। ये 2 मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एक दूसरे से डिफरेंट है। तो 50% इसमें रिटेंशन होता है और 50% इन्वर्जन होता है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ इट हैपन्स, ये कैसे हो जाता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले लीविंग ग्रुप को लीव कर देता हूँ और जो कार्बोकेटाइन है उसको बना लेता हूँ। तो मसलन ये हमारा वही R3, R1, R2 एंड X है। जब X लीव कर जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, तो हमें हासिल हो जाता है R3, R1 एंड R2। ये जो स्पीशीज बना है जिसको हम कार्बोकेटाइन कहेंगे, और X जो है ना ये लीव कर चुका है, ये लिविंग ग्रुप था, वो चला गया। तो इसको अगर देखा जाए तो ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल और प्लेनर होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इस स्ट्रक्चर को हम एक साइड से देखें, जिस तरह ये मेरा हाथ है, अभी आपको ये ऐसे नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको यूं कर लेंगे तो फिर हमें इसकी शक्ल जो है वो दूसरी तरह से ड्रा करनी पड़ेगी। मैं इसको यूं शो करने की बजाय इस तरह से करके आपको शो करता हूं। तो ऐसी सूरत में ये C पॉजिटिव होगा, R3 यहाँ पर होगा, एक R1 यहाँ पर होगा और दूसरा जो R2 है वो यहाँ पर होगा। तो ये इसका प्लेन होगा। जब ये इसका प्लेन है और ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो राइट हैंड साइड से भी आ सकता है, और यही न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट हैंड साइड से भी आ सकता है, यानी फ्रंट से भी आ सकता है, बैक से भी आ सकता है, राइट से भी आ सकता है, लेफ्ट से भी आ सकता है। तो अगर ये लेफ्ट से आ जाता है
तो फिर न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैच हो जाएगा और आर ग्रुप्स जो होंगे वो इस तरह से यू राइट हैंड साइड पे होंगे। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल इस तरफ से आ जाता है तो इसी सूरत में न्यूक्लियोफाइल हमारा राइट हैंड साइड पे होगा, लेकिन हमारे जो आर अल्काइल ग्रुप्स होंगे दे विल बी ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। तो आप देख सकते हैं कि इसकी ज्योमेट्री और इसकी ज्योमेट्री एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। यही वजह है कि 50% हमारा इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन होता है और 50% रिटेंशन होता है, यानी 50% मॉलिक्यूल अपने पेरेंट की तरह होते हैं उनकी ज्योमेट्री, और जबकि 50% जो मॉलिक्यूल है वो उनके अपोजिट ज्योमेट्री वाले होते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द रियल मैकेनिज्म ऑफ S-in-1 reactions. Thank you very much. Thanks for watching my videos. और अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको केमिस्ट्री के वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।